हेलो दोस्तों, आरएमसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अपन बात करेंगे जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, मतलब जो कि सेकेंडरी oocyte को उत्पन्न करता है और सेकेंडरी oocyte आगे जाकर प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में हेल्प करता है, या प्रेगनेंसी कंसीव उसी कारण से होती है जब सेकेंडरी oocyte महिला के गर्भ में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ आइए, आप जुड़े रहिए अंत तक। बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। सबसे पहली बात, इस साइकिल का जो पीरियड होगा टोटल वो 28 डेज का होगा। कितना होगा भैया? 28 डेज का। इसका पर्पस क्या है साइकिल का? ये साइकिल क्यों चलाया गया? इसका जो पर्पस है वो पर्पस होने वाला है भाई साहब वो पर्पस होने वाला है ओवुलेशन के लिए, या फिर सेकेंडरी oocyte का निर्माण करने के लिए। इसका पर्पज है ओवुलेशन करना या सेकेंडरी oocyte बनाना। अच्छा, इसका अदर नेम क्या हो जाएगा? इसका अदर नेम क्या हो जाएगा? तो ये जो पूरा ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिपेंड करता है हॉर्मोन्स पे, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा हॉर्मोनल साइकिल। इसको क्या कह देंगे? अगला हॉर्मोनल साइकिल। सबसे पहला कि 28 डेज का होता है नॉर्मली, हो तो ये 21 दिन से 35 दिन तक का हो सकता है, लेकिन अपन कैलकुलेशन के हिसाब से कितना लेकर चलेंगे? 28 डे। तो ये 28 दिन का होता है। इसका पर्पस ओवुलेशन होता है या सेकेंडरी oocyte बनाना होता है। उसके अलावा इसका दूसरा नाम है हॉर्मोनल साइकिल। और इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन जो इन्वॉल्व होंगे इसमें, ऑर्गन वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं। मेनली इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गन इसमें दो हैं, एक तो है भैया ओवेरी और दूसरा है यूट्रस। एक तो है ओवेरी और दूसरा है यूट्रस। आइए समझिए, ये इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोटो है ये, जिसमें यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, सर्विक्स सब कुछ है ना। बात करते हैं यहां पर, इस तरीके से ओवेरीज होती है। पूरी स्ट्रक्चर की बात अपन एनाफिजो में करेंगे, अभी सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है ओवेरी। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम ओवेरी होता है। अंडाशय, मतलब यहां से अंडा बनना स्टार्ट होगा, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है यूट्रस। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है किसके लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। सबसे पहले इसमें हॉर्मोन्स आएंगे और हॉर्मोन्स जो है वो साइकिल को चलवाएंगे आगे। सबसे पहला जो हार्मोन आएगा वो आएगा भाई साहब गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है गोनेड्स को। गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करेगा? गोनेड्स को, मतलब ओवेरी को एंड टेस्टिस को। ओवेरी को और टेस्टिस को स्टिमुलेट कौन करेगा? GnRH। हालांकि ये टेस्टिस मैंने बताया है कि मेल्स में स्टिमुलेशन के लिए टेस्टिस को जो काम आएगा वो रहेगा GnRH। अभी सिर्फ फीमेल की बात चल रही है, तो अपन यहां बात करेंगे कि ये स्टिमुलेट करता है गोनेड्स को, मतलब ओवेरी को स्टिमुलेट कौन करेगा? GnRH। यहां पर सबसे पहला हार्मोन कौन सा आया? GnRH। GnRH जैसे ही आया, तो GnRH भाई साहब आने के बाद ये आया है हाइपोथैलेमस से। कहां से आया ये? हाइपोथैलेमस से, ठीक। अब GnRH आ गया, उसके बाद क्या होगा भाई साहब कि यहां पर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी, या ये स्टिमुलेट हो गए यहाँ पर गोनेड्स। अब क्या होगा? दूसरा हार्मोन हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, इसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर दिया। क्या कर दिया इसने? पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर दिया। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको इसने स्टिमुलेट किया कि आप क्या बनाओ? FSH बनाओ। इसका नाम है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां पर क्या होगा कि जो गोनेड्स हैं वो तो पहले स्टिमुलेट हो चुके हैं, मतलब वो रेडी हो चुके हैं ओवुलेशन के लिए, या ओवुलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। उनमें फोलिकल का स्टिमुलेशन कौन करेगा? FSH करेगा। यहां पर फोलिकल बनाएगा। ये क्या बनाएगा? फोलिकल।
ये जो फोलिकल है इसको स्टिमुलेट कौन करेगा, FSH करेगा। कौन करेगा, FSH। और जो ये फोलिकल है, ये फोलिकल होता है बच्चों पहले इमेच्योर। कौन सा फोलिकल होता है, ये इमेच्योर। इसको ये क्या कर देता है, मैच्योर फोलिकल में कन्वर्ट कर देता है। इसकी साइज 0.05 mm होती है, सॉरी 0.02 mm होती है, जिसको ये आगे चलकर 20 mm में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये क्या करता है, ये इसको इमेच्योर फोलिकल को मैच्योर फोलिकल में कन्वर्ट कर देता है। अब भाई साहब बात समझ में आई आपको कि इमेच्योर फोलिकल मैच्योर में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये फोलिकल इस तरह का हो गया। ठीक, ये हो गया भैया, पहले ये इमेच्योर था, अब ये मैच्योर हो गया FSH की दया से। किसकी दया से, FSH की दया से। अब ये फोलिकल क्या रिलीज करेगा, इस फोलिकल में से रिलीज होगा अब एस्ट्रोजन। क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा। और जो एस्ट्रोजन रिलीज हुआ है, ये एस्ट्रोजन दो काम करेगा। एक तो है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा। अरे किसकी ग्रोथ करवाएगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा। और दूसरा ये काम करेगा कॉर्पस, सॉरी एंडोमेट्रियम की ये ग्रोथ करवाएगा। सिर्फ ये काम करेगा कौन, एस्ट्रोजन। ओके, बात करते हैं एंडोमेट्रियम की ग्रोथ। यहां पर होगी, आपको याद है यूट्रस में 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है ये वो लेयर होती है जिस पर अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो यहां आकर पोषण प्राप्त करता है। एम्ब्रियो इस एंडोमेट्रियम से पोषण प्राप्त करता है। तो ये सब तैयारियां किसके लिए चल रही है, अरे बच्चे के लिए चल रही है। किसके लिए चल रही है, बच्चे के लिए। सेकेंडरी ओसाइट भी किसके लिए आ रहा है, कि मैं आगे जाकर एम्ब्रियो बनूंगा, इसलिए तैयारियां चल रही है। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल किस लिए आता है, बच्चे बनने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन की FSH से क्या रिलीज हुआ बच्चा, एस्ट्रोजन रिलीज हुआ और इसमें एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाई। क्या ग्रोथ करवाई इन्होंने, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाई। ओके, अब यहां पर एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक, अब एंडोमेट्रियम की ग्रोथ जैसे जैसे होगी, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ पूरी होने के बाद यहां पर क्या होगा, LH हार्मोन आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा यहाँ पर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा कि यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करेगा। क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करेगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या डेवलप किया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डेवलप किसने किया, LH हार्मोन ने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। ठीक, उसके बाद ये जो कर दिया इसने, इसके बाद यहां पर आएगा भैया प्रोजेस्टेरोन। भाई साहब प्रोजेस्टेरोन कहां से आए, इस कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक, चलो समझते हैं इस चीज को अपन एक चार्ट के माध्यम से, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक, ये तो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन था। अगर इसमें कंफ्यूजन रहा हो तो ये चीज यहाँ इजीली क्लियर हो जाएगी अब जो मैं बताने वाला हूं उसमें। आइए समझते हैं। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले GnRH आएगा जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, गोनेड्स को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही गोनेड्स स्टिमुलेट होंगे तो GnRH साथ में ही एंटीरियर पिट्यूटरी को भी क्या करके आया था, स्टिमुलेट करके आया था भैया, स्टिमुलेट करके आया था। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑलरेडी स्टिमुलेट हो चुकी थी और ये यहाँ से FSH निकालेगी। ये हाइपोथैलेमस से आया था और ये हाइपोथैलेमस से आया था। GnRH हाइपोथैलेमस से आया, गोनेड्स स्टिमुलेट किए मतलब ओवेरी स्टिमुलेट की। ठीक, FSH जो आएगा वो FSH जो फोलिकल है उस फोलिकल को मैच्योर करेगा। क्या करेगा रे भैया, मैच्योर करेगा, मतलब इसे 20 mm का कर देगा। ये जो फोलिकल है ये फोलिकल रिलीज करेगा अब एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। कौन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन। FSH रिलीज, FSH जो है उसने जो फोलिकल बनाया वो फोलिकल रिलीज करेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम ग्रोथ करवाएगा। अरे क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम ग्रोथ करेगा। FSH ने एंडोमेट्रियम ग्रोथ कर दी। उसके बाद एंडोमेट्रियम ग्रोथ होने के बाद यहां पर आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है LH हार्मोन भी कह सकते हैं इसको, LH हार्मोन आएगा। ये LH हार्मोन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करेगा। किसको डेवलप करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। किसको मेंटेन करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। जब प्रेग्नेंट हो गई वुमन तो उसको मेंटेन करेगा, किससे,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। अरे क्या प्रोवाइड कराएंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। तो इसे क्या कहा था अपन ने? हार्मोनल साइकिल कहा था, क्योंकि हार्मोन्स कितने तरीके हार्मोन काम आएंगे इसमें। हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं, हार्मोन्स, तो इसमें हार्मोन्स जो काम आएंगे वो ये रहे। इसमें एक हार्मोन तो काम आएगा भैया GnRH, दूसरा जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है भैया FSH, तीसरा जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, और चौथा जो हार्मोन है उसका नाम है LH, और पांचवा जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। आपको समझ में आ गया कौन सा हार्मोन क्या करता है? गोनेट्स को स्टिमुलेट किया, फॉलिकल को डेवलप किया, फॉलिकल से एस्ट्रोजन आया, एस्ट्रोजन जैसे आई लेवल पे पहुंचेगा तो LH आ जाएगा, LH जैसे ही आएगा तो LH कॉर्पस लूटियम बनाएगा, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। अब अपन बात करेंगे इसमें आने वाले सिस्टम्स की, मतलब इसमें दो सिस्टम चलेंगे। ये 1 से 28 दिन का रहेगा ना, तो इसमें दो सिस्टम चलेंगे। मेरे साथ कंटिन्यू रहो, लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी कुछ बीच में एरर आ सकता है दिमाग में, लेकिन लास्ट में जब ये कंप्लीट होगा तब आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं बचेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर। तो अपन बात करते हैं इसमें दो सिस्टम होंगे। कितने सिस्टम्स की बात हो जाएगी? दो सिस्टम जनरेट हो जाएंगे, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। चलिए ऐसे समझिए कि ये 1 से लेकर 28 दिन तक का है। अब आपको पता है कि 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ये आपने देखा होगा, नॉर्मल सी बात है कि 1 से लेकर 5 दिन तक क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन, क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, ठीक है। 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये क्यों हो रही है? एंडोमेट्रियम डैमेज होगी। क्या हुई? एंडोमेट्रियम डैमेज हुई। अच्छा, एंडोमेट्रियम डैमेज क्यों है? क्योंकि इसे पालन पोषण करने वाले हार्मोन्स जो थे उनका लेवल डिक्रीज हो गया, इससे एंडोमेट्रियम डिक्रीज हुई, और इसे कहेंगे अपन नेगेटिव सिस्टम। क्या कहेंगे? नेगेटिव सिस्टम। तो 1 से 5 दिन तक कौन सा सिस्टम चलेगा? नेगेटिव सिस्टम चलेगा। इसमें ब्लीडिंग होगी, एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाएगी, हार्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा और नेगेटिव सिस्टम जनरेट हो जाएगा। 5 से लेकर 28 दिन तक जो रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इसमें हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और साथ ही एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम वो वापस ग्रो होने लगेगी, वो वापस ग्रो या डेवलप होने लगेगी। चलिए बात करते हैं अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की, या इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आने वाली फेजेस की। तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की अब अपन बात करेंगे। 3 फेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और तीनों फेजें जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। जुड़े रहिए अंत तक। 3 फेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और तीनों जो फेजेस है वो बहुत ही सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। बात करते हैं अपन फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, इसकी 3 फेज रहेगी। कितनी फेज? 3 फेज। 3 फेजों को दिनों के हिसाब से डिवाइड कर देता हूं मैं। एक तो रहेगी 1 दिन से लेकर 5 दिन तक, कभी कभी 6 तक भी चल जाती है। एक रहेगी 6 से लेकर 14 तक, और एक रहेगी 14 से लेकर 28 दिन तक। ठीक, यहां पर जो हार्मोन्स पड़े थे वो काम आएंगे। अब मैंने अभी बताया कि 1 से 5 दिन तक तो कौन सा सिस्टम जनरेट है भैया? चलो इसका नाम पहले लिख देते हैं अपन। 1 से 5 दिन तक जो फेज चली है, 1 से 5 दिन तक जो फेज चली है, उस फेज का नाम रहेगा बेटा ब्लीडिंग फेज। अरे कौन सा फेज रहेगा? ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक, इसमें क्या होगा? नेगेटिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव सिस्टम स्टार्ट हुआ तो एंडोमेट्रियम जो है वो डेस्ट्रॉय होगी। एंडोमेट्रियम क्या होगी? डेस्ट्रॉय होगी, और एंडोमेट्रियम डेस्ट्रॉय होकर शेड आउट होगी। अरे क्या होगी? शेड आउट होगी। किसकी फॉर्म में? ब्लीडिंग की फॉर्म में। अरे कुल मिलाकर इसमें ब्लीडिंग होगी। अरे क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। इस फेज को क्या कह सकता हूं मैं? इसमें क्या होगी? ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी। और ब्लीडिंग कौन सी होगी? विथड्रॉल ब्लीडिंग। अरे ब्लीडिंग जो है वो बाहर आएगी, विड्रॉ होगी ब्लीडिंग, मतलब वेजाइना से ब्लीडिंग बाहर आएगी, विड्रॉल ब्लीडिंग होगी। इसमें कौन सी ब्लीडिंग होगी भैया? विड्रॉल ब्लीडिंग होगी। ओके, और साथ ही इसमें क्या हो जाएगा? जो ब्लीडिंग है वो 30 से 50 ml होगी, 30 से 50 ml होगी। ठीक, और नेगेटिव सिस्टम जनरेट हो ही गया। अब आपको बता दूं मैं कि जो एंडोमेट्रियम है इसमें 2 लेयर होती है, एक तो होती है बेसल और दूसरी होती है फंक्शनल, है ना। एक तो होती है बेसल और दूसरी फंक्शनल। इसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल लेयर जो है वो डैमेज होगी, बेसल लेयर वैसी की वैसी बनी रहेगी। फिर जब नई एंडोमेट्रियम बनेगी तो वो वापस बेसल से बनेगी। मतलब ये इस तरीके से एंडोमेट्रियम की 2 लेयर है, ये तो बेसल और ये फंक्शनल। तो जो फंक्शनल लेयर है ये शेड आउट हो जाएगी, जो फंक्शनल लेयर है वो तो शेड आउट हो जाएगी, और जो बेसल लेयर है
जो बेसल लेयर है वो वैसी की वैसी इंटेक्ट बनी रहेगी अंदर, मतलब बेसल लेयर पे फिर नहीं वापस बन जाएगी फंक्शनल लेयर। ठीक, चलिए बात करते हैं। ये हुई आपकी 1 से 5 दिन की फेज जिसका नाम है ब्लीडिंग फेज। तो ये फेज हो गई फर्स्ट फेज। दूसरी फेज का नाम है, इसका नाम है प्रोलिफेरेटिव फेज या इसे कहते हैं अपन प्रोलिफरेटिव या एस्ट्रोजन फेज, या इसी फेज का नाम होता है फोलिकुलर फेज। चलिए ये है तीसरी फेज। क्या क्या नाम है इसका? एक तो प्रोलिफरेटिव कहेंगे इसको, या इसे एस्ट्रोजन कहेंगे, या इसे फोलिकुलर कहेंगे। देखिए क्या होगा इसमें भाई साहब वापस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। FSH भाई साहब आएंगे, है ना, 6 से 14 दिन की रहेगी ये, 6 से 14 दिन की रहेगी। इसमें FSH भाई साहब आएंगे, फोलिकल डेवलप करेंगे। फोलिकल डेवलप करने के बाद ये फोलिकल एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज करेगा। एस्ट्रोजन रिलीज होने के बाद ये जो एस्ट्रोजन है ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करेगा। अच्छा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होने के बाद यहां पर आ जाएगा LH हार्मोन। क्या आ जाएगा? LH हार्मोन। LH हार्मोन क्या करेगा? कॉर्पस, LH हार्मोन नहीं आया अभी, सॉरी, LH हार्मोन अभी आया नहीं है, आने वाला है। यहाँ आ जाएगा LH सर्ज, स्टार्ट हो जाएगा। LH सर्ज मतलब स्टार्टिंग होगी LH हार्मोन के आने की। वो होगी भाई साहब 32 से 36 आवर पहले। 32 से 36 आवर पहले किसके? ओवुलेशन के। ओवुलेशन होगा ना, अरे 14वें दिन ओवुलेशन होगा। अभी समझाऊंगा कैसे होगा। यहाँ समझिए कि ये 32 से 36 आवर पहले आ जाएगा ओवुलेशन के, और 10 से 12 आवर पहले रहेगा ये मैक्सिमम रहने वाला है ये। ठीक, अब ये क्या करेगा? ये जैसे ही मैक्सिमम स्टेज पे पहुंचेगा वैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा। क्या कर देगा? ये ओवुलेशन कर देगा। मतलब LH हार्मोन आ गया अब ढंग से। LH हार्मोन अब आ गया है, और LH हार्मोन ने आकर क्या करवा दिया? ओवुलेशन करवा दिया। तो ओवुलेशन किसने करवाया? LH हार्मोन ने करवाया। किसने करवाया? LH हार्मोन ने। तो मैं कह रहा हूं कि अपन 6 से 14 दिन, 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हो गई। अब 6 से 14 दिन तक इसकी रिकवरी होगी। क्या होगी? रिकवरी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रिकवरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम वापस बढ़ रही है इसलिए इसे रिकवरी फेज कहते हैं। इसका नाम प्रोलिफेरेटिव है, एस्ट्रोजन है, और फोलिकुलर फेज है, और साथ ही रिकवरी फेज है। इसमें FSH भाई साहब जो है वो आएंगे, फोलिकल को डेवलप करेंगे। फोलिकल एस्ट्रोजन निकालेगा। एस्ट्रोजन जैसे ही रिलीज होगा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करेगा। एंडोमेट्रियम किसके लिए जिम्मेदार है? कि जो एम्ब्रियो रहेगा वो एंडोमेट्रियम पर आकर ही ठहरेगा, तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करेगा। उसके बाद LH सर्ज आएगा। LH सर्ज 32 से 36 घंटे पहले स्टार्ट हो जाएगा ओवुलेशन के। 32 से 36 घंटे पहले स्टार्ट हो जाएगा ओवुलेशन के। कौन? LH सर्ज। उसके बाद 10 से 12 घंटे पहले ये जो है मैक्सिमम लेवल पे रहेगा, और ये 14वें दिन फिक्स 14th डे ये क्या करवा देगा? ओवुलेशन करवा देगा। जैसे ही LH हार्मोन अपने मैक्सिमम पीक पर पहुंचेगा वैसे ही क्या करवा देगा? ओवुलेशन करवा देगा। ओवुलेशन के तहत अपन को क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी oocyte मिल जाएगा। और जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte भाई साहब, ये सेकेंडरी oocyte लगभग 24 से 24 आवर तक जिंदा रहेगा। लगभग 24 आवर तक जिंदा रहेगा। मतलब जैसे 14वें दिन अगर किसी को सेकेंडरी oocyte बना है, तो ये भी चांसेस है कि वो 15वें दिन भी प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक ये जिंदा रहने वाला है। आगे बात करें 14 से 28 दिन की, इस फेज को कहा जाता है बेटा प्रोजेस्टेरोन फेज, या इसे कहा जाता है ल्यूटियल फेज। प्रोजेस्टेरोन या ल्यूटियल फेज के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है समझिए कि सबसे पहले यहां पर LH हार्मोन आ गया था। LH हार्मोन जो आया उसने क्या किया कि कॉर्पस ल्यूटियम बनाई। क्या बनाई? कॉर्पस ल्यूटियम बनाई। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये रिलीज करेगी एस्ट्रोजन तो बहुत मिनिमम मात्रा में करेगी ये, और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगी, और प्रोजेस्टेरोन को ये मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज करेगी। और जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा तो ये मेंटेन करेगा किसको? प्रेगनेंसी को। और प्रेगनेंसी को क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा, उसे न्यूट्रिशन वगैरह देकर एम्ब्रियो को क्या करेगा? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ओवम नहीं, जो सेकेंडरी oocyte है वो एम्ब्रियो में नहीं बदलता है, तो नेगेटिव सिस्टम जनरेट होगा।
क्योंकि इसने जिसके लिए तैयारी की थी वो तो आया ही नहीं, तो ये रूठ जाएगा, और ये रूठेगा तो नेगेटिव सिस्टम जनरेट होगा, नेगेटिव सिस्टम जनरेट होगा तो वापस फर्स्ट डिजीज सिचुएशन देखने को मिल जाएगी और साइकिल वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 से 28 दिन, 14 से 28 दिन में प्रोजेस्टेरोन फेज या ल्यूटेल फेज के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें क्या होगा कि एलएच जो हार्मोन आ गया था वो एलएच हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करेगा। यहाँ सारा खेल ही कॉर्पस ल्यूटियम का है। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, और मैक्सिमम किसको रिलीज करता है? अरे भैया प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन को कौन रिलीज करेगा? एलएच कॉर्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया मैक्सिमम अमाउंट में। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो है ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, पर यहाँ तो प्रेगनेंसी कंसीव हुई नहीं। अगर स्पर्म आ जाता है तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, स्पर्म आ जाता है तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंडोमेट्रियम पर, और इम्प्लांटेशन होने के बाद उसे पोषण देगा, उसे ग्रो करवाएगा कौन? प्रोजेस्टेरोन। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं हुआ, यहाँ पर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? वापस नया ओवम बनेगा, अगली तैयारी करेंगे प्रेगनेंसी के लिए, और वापस यही साइकिल चलेगा। तो आप समझ गए कि 3 फेज में डिवाइड है ये, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और प्रोजेस्टेरोन फेज, और इन फेजेस के दूसरे नाम मैंने साथ में लिख दिए, और साथ में आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा चुका हूं मैं। ओके डन। बात करते हैं इसके नोट्स की, तो ये आपको प्रोवाइड हो जाएंगे आरएमसी नर्सिंग एकेडमी पर। ओके, कुछ स्पेशल इसकी जो चीजें हैं वो भी उसमें लिखी रहेगी, जो मैं यहाँ पर डील नहीं करना चाह रहा हूँ, वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे उसमें एक बार पढ़कर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन डील करते हैं अगले लेक्चर में। बने रहिए आरएमसी एकेडमी के साथ, देखिए अगले वीडियोस अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।